हे हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा आपके यहाँ। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, तो आप लोग इसका ख्याल रखें क्योंकि आपने जो वैक्सीन लिया है उससे ये जाने वाला नहीं है, तो थोड़ी सावधानी रखिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज पैरास्टामोल के बारे में। मतलब पैरास्टामोल के बारे में बात करने का मतलब ये है कि हम आज से पैरास्टामोल के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि पैरास्टामोल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एनाल्जेसिक ड्रग है। मतलब सर दर्द हो तो पैरास्टामोल, बदन दर्द हो तो पैरास्टामोल, मोच हो गई तो पैरास्टामोल। मतलब पेट दर्द के अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द हुआ तो पैरास्टामोल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है और सबसे सेफेस्ट ड्रग भी है। यहाँ तक कि इसको कि गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है। वैसे गर्भवती महिलाओं में कुछ भी सेफ नहीं होता है, लेकिन बाकियों से पैरास्टामोल सेफ होता है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि अगर हम इन दवाओं के साथ जो आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं उसके साथ अगर पैरास्टामोल दें तो उससे क्या हानि हो सकती है, या पैरास्टामोल का प्रयोग लंबे समय तक किया जाए तो क्या हो सकता है, या आपने पैरास्टामोल अनावश्यक ले लिया है, ओवरडोज में ले लिया है तो क्या किया जा सकता है, और इसके कितने दुष्प्रभाव होंगे। फर्स्टली ये जान लीजिए कि पैरास्टामोल अगर आप लगातार ले रहे हैं तो आपके लीवर और किडनी को गंभीर क्षति होने की आशंका है, या फिर अगर आपने ओवरडोज में ले लिया है तब तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट ओवरडोज में नहीं लेता है, नॉर्मल डोज में ही लेता है, लेकिन उसका अगर टेम्परेचर नॉर्मल है और उसने दर्द के लिए ले लिया है तो फिर उस स्थिति में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और अगर कभी आपने गलती से एक की जगह 2 टैबलेट ले लिया या पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, उस स्थिति में भी ऐसा लोग करते हैं, तो हालत बहुत गंभीर हो जाती है। इवन उसका लिवर किडनी फेल करने लग जाता है और लास्ट में उसको आपातकालीन चिकित्सा विभाग में दिखाना पड़ जाता है। वहाँ भी उसकी जान बच जाए तो बहुत ही खुशी की बात है, वरना कभी कभी दुखद समाचार आते रहते हैं। एसिटाइलकोलिन सिस्टीन एक दवा है जो इसका एंटीडोट के तौर पर काम करता है। मतलब अगर पैरास्टामोल, इसको कहते हैं पैरास्टामोल पॉइजनिंग। मतलब जब ये हानि कर जाता है आपको और आपका लिवर किडनी फेल होने लगता है तो उस स्थिति को कहते हैं पैरास्टामोल पॉइजनिंग। तो वैसे स्थिति में एसिटाइलकोलिन सिस्टीन का इंजेक्शन और फिर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब जो भी आपके लक्षण है, आपको फ्लूइड की आवश्यकता हो सकती है, आपको और भी अन्य दवाओं की जरूरत होती है, जैसा आपका सिम्टम है उस हिसाब से। तो उस स्थिति में एसिटाइलकोलिन सिस्टीन एक बहुत ही जीवनदायी दवा सिद्ध होता है और लोगों का जान उससे बच जाता है। तो अभी हम आगे उन दवाओं के बारे में बात करने वाला है जिससे के साथ पैरास्टामोल बहुत ही दुष्प्रभाव पहुंचाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है मेटोक्लोप्रामाइड का। मेटोक्लोप्रामाइड मतलब इसके जो ब्रांड नेम वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है पेरिनॉर्म, रेगलन आदि। तो अगर आपने पैरास्टामोल को रेगलन या फिर पेरिनॉर्म के साथ दिया या आपको लेना पड़ रहा है तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ही सुस्ती हो जाएगी, उसको निद्रा तंद्रा आने लगेगी। तंद्रा तंद्रा का मतलब समझते हैं आप? तंद्रा मतलब आदमी ऊँघने लगता है, ऊँघने की स्थिति हो जाती है और ये बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा सेडेशन बढ़ जाता है उसके बाद। इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट कोई गाड़ी चला रहा हो, मतलब या फिर कोई मशीन भी ऑपरेट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कभी आपको ऐसी स्थिति बने, अगर आप डॉक्टर हैं, आप केमिस्ट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या सामान्य लोग हैं, तो भी आपके लिए भी ये जानकारी है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो पैरास्टामोल और मेटोक्लोप्रामाइड का यूज एक साथ नहीं करें। नहीं तो एक मतलब पेशेंट गिर सकता है, चलते चलते लड़खड़ा सकता है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो भारी तकलीफ में पड़ सकता है। इसके साथ साथ वो लीवर और किडनी को भी हानि पहुंचाता है। तो ध्यान रखें कि अगर पैरास्टामोल लेने की स्थिति हो और आपने पहले से मेटोक्लोप्रामाइड ले लिया है, पेरिनॉर्म ले लिया है, रेगलन ले लिया है या इस कंपोजिशन का कुछ भी ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में पैरास्टामोल से बचें। ओके, तो इस कड़ी में जो दूसरा नाम है वह है केटकोनाजोल। केटकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है। टीनिया नमक फंगस को मारने के लिए प्रचलित दवा है ये। मुझे लगता है आप सब जानते होंगे, या फिर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं। सामान्य लोग जो नहीं जानते हैं उनका ज्ञान वर्धन हो जाएगा।
किटकोनाजोल के साथ भी पैरास्टामोल का प्रयोग वर्जित है। इसके साथ भी अगर आपने पैरास्टामोल उपयोग किया तो भी आपके लिवर और किडनी को भारी क्षति पहुंचने की संभावना होती है और वो आपके लिए खतरनाक होगा। सो आप ध्यान रखें कि अगर आप किटकोनाजोल ओरल ले रहे हैं या फिर टॉपिकल भी ले रहे हैं तो भी आप पैरास्टामोल से दूर रहें। फिर जो दूसरा नाम आता है वो है कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन एक मिर्गी के लिए मिर्गी के अटैक को नियंत्रित करने के लिए दवा है और आप मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट चॉइस ड्रग है डॉक्टर का। तो इसके साथ भी पैरास्टामोल नहीं लेना चाहिए। इसके साथ भी पैरास्टामोल लेने से वही परेशानी होती है, लीवर और किडनी को भारी क्षति पहुंचता है और पेशेंट की स्थिति खराब हो सकती है। तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पेशेंट कार्बामाजेपिन ले रहा है या फिर मतलब किसी भी स्थिति, कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आपको पैरास्टामोल देना पड़ता है और उसके लिए पहले से ही कार्बामाजेपिन उसको डेली लेना ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखें। उससे पूछ लें कि क्या आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं। अगर उसमें वो आपको बताता है कि वो कार्बामाजेपिन ले रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको पैरास्टामोल नहीं दे, उसके जगह फिर कोई दूसरा सेफेस्ट दवा का चयन करें। फिर जो आता है वह है फेनोबार्बिटल, फेनिटोइन और प्राइमिडोन या प्रिमिडोन, जो भी आप कह लीजिए। यह भी कार्बामाजेपिन का सिमिलर ही ड्रग है, ये उससे सिमिलर ड्रग है ये। मतलब दोनों कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही तरह का काम करता है और पेशेंट की स्थिति वही होती है, वही मिर्गी का अटैक, वही सीजर का अटैक। तो मिर्गी और सीजर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पुराने सर दर्द के पेशेंट में भी फेनिटोन वगैरह देना पड़ जाता है, उनको रेगुलर लेना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट जो फेनोबार्बिटल, फेनिटोइन, प्रेमिडोन ये सब ले रहे हों तो इनको भी आपको थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए। कि मॉनिटर क्या मतलब, ऐसे पेशेंट में भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप उनको पैरास्टामोल से दूर रखें। अगर आपने उनको पैरास्टामोल दिया तो फिर वही स्थिति होगी, वो गिर जा सकते हैं, उनको तंद्रा आएगी या फिर अगर वो उनको वाहन चलाना पड़ा तो वो स्थिति खतरनाक होगी। अगर वो हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत बड़े खतरे की आशंका हो सकती है। और तो ये तो दुर्घटना की बात हो गई और पेशेंट भी तो मर सकता है ना, पेशेंट को भी तो कुछ डैमेज हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इन दवाओं के साथ मतलब फेनिटोइन, प्रिमिडोन, फेनोबार्बिटल में कोई भी ब्रांड अगर आप दे रहे हो या वो पेशेंट ले रहा है तो उसको पैरास्टामोल से बचा कर रखें। इसके बाद जो नंबर है वो है लिक्सिनेटाइड का। लिक्सिनेटाइड टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए उपयोग की जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। वो एक्चुअली जैसे हम इंसुलिन लगाते हैं ना इंजेक्शन के तौर पर, वैसा ही होता है ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अगर लिक्सिनेटाइड कोई पेशेंट ले रहा है और डायबिटिक है तो पता कर लीजिए, नहीं तो उसके साथ अगर आपने पैरास्टामोल दिया तो गंभीर रिएक्शन होगा और पेशेंट की जान जा सकती है, उसको उसकी हालत बिगड़ सकती है। तो और साथ साथ मतलब ये जो होगा वहाँ भी फिर वही कहानी लागू होता है कि उसके लीवर किडनी को हानि पहुँचेगी बहुत ज़्यादा और उसके बाद स्थिति उसकी खराब हो जा सकती है। सो आप देख लीजिए कि अगर कोई पेशेंट लिक्सिनेटाइड ले रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे पैरास्टामोल से दूर रखें। या फिर अगर आप सामान्य आदमी हैं, आप लिक्सिनेटाइड ले रहे हैं, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपको डेली लेना पड़ता है और आपको सिर दर्द या फिर कोई अन्य दर्द का कंप्लेन हुआ और फिर उसके बाद आप पैरास्टामोल लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें, कृपया नहीं लें, खुद को बचाएं। इसके बाद जो नंबर है वो है इमटिनिब और बुसल्फान का। इमटिनिब और बुसल्फान एक कई प्रकार के कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, टैबलेट फॉर्म में होता है ये। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो इमटिनिब और बुसल्फान ले रहा है, कैंसर पीड़ित है और फिर भी उसको मान लीजिए कि दर्द होने लगा, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कभी कभी पैरास्टामोल भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हालांकि कैंसर का पेन तो पैरास्टामोल से जाने वाला होता नहीं है, फिर भी अगर इन्फ्यूजन वगैरह यूज कर दिया गया, इन्फ्यूजन तो पैरास्टामोल का बहुत ही इफेक्टिव होता है ना, जब कुछ भी काम नहीं आता है तभी पैरास्टामोल का भी काम आता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में भी आपको पैरास्टामोल के प्रयोग से वर्जित रहना है, नहीं तो वही कहानी होगी, पेशेंट का लीवर किडनी खराब होगा, काम करना बंद करेगा और पेशेंट की जान जा सकती है। जान नहीं जाए तो बहुत ज़्यादा तो हानि हो ही जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप इमटिनिब और बुसल्फान ले रहे हैं या कोई ले रहा है तो उसको पैरास्टामोल साथ में लेने से रोकें या फिर आप देने से बचें।
इसके बाद नंबर आता है वारफेरिन का। वारफेरिन आप जानते हैं हृदय रोगियों के काम आता है। वैसे हृदय रोगी जिनको क्लॉटिंग की वजह से हृदयाघात होने की आशंका रहती है, मतलब उनको हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, ऐसे रोगी के लिए वारफेरिन डॉक्टरों की पहली पसंद है। ऐसे रोगियों में डॉक्टर्स वारफेरिन निश्चित तौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको, ताकि किसी प्रकार की क्लॉटिंग नहीं हो और उनके ब्लड वेसल्स से ब्लड आसानी से पास कर जाए और किसी दुर्घटना की संभावना नहीं हो। वारफेरिन के साथ भी पैरास्टामोल को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह क्या करेगा कि वारफेरिन को कार्य को प्रभावित करेगा। एक तरफ तो वारफेरिन काम करना कम कर देगा या फिर उसका काम कम हो जाएगा, जिसके वजह से पेशेंट को क्लॉटिंग हो जाएगी। और हृदय रोग कितना महत्वपूर्ण है, हार्ट अटैक का कंडीशन कितना खतरनाक होता है, आपको पता है, लोगों की जान चली जाती है। तो एक तो ये हानि होगा, दूसरा साथ साथ वह फिर से वही पुरानी बात कि वो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाएगा और तब जाकर दोनों स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर आप वारफेरिन ले रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जो वारफेरिन ले रहा है, तो उसको पैरास्टामोल लेने से रोकें। अगर आप केमिस्ट हैं तो उससे पूछ लें, आपको इसका ध्यान रखना होगा, नहीं तो पेशेंट के लिए खतरनाक स्थिति हो जाएगी। आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वारफेरिन का पैरास्टामोल के साथ यूज वर्जित है। या फिर अगर आप सामान्य आदमी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई भी वारफेरिन ले रहा है तो उसको पैरास्टामोल लेने से बचाएं। दोस्तों, इसके अलावा पैरास्टामोल का सेवन लगातार करने से या ज़्यादा मात्रा में ले लेने से क्या होता है कि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकोपेनिया की स्थिति बन जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसे कहते हैं, मतलब अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट सेल्स की संख्या, प्लेटलेट कोशिकाओं की संख्या अगर कम हो गई तो इस स्थिति को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इससे क्या होता है, वैसे पेशेंट जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट की संख्याओं की कमी से जूझ रहे हैं, उनको स्वतः ही ब्लीडिंग होने की आशंका बढ़ जाती है। उनके नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, कहीं से भी स्वतः ब्लीडिंग होने लग जाता है और तब उस स्थिति को संभालना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पेशेंट जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से पीड़ित है या फिर वो डेंगू पीड़ित है, तो उसको पैरास्टामोल से आपको बचाना होगा। पैरास्टामोल उसके लिए हानिकारक होता है। हालांकि डेंगू जब तक आप तय नहीं कर लेते, मतलब डेंगू पैनल टेस्ट करवा के आप कंफर्म नहीं हो जाते कि उसे डेंगू है ही या उसका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गया, तब तक तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपको पता है कि किसी भी वजह से प्लेटलेट संख्याओं की संख्या कम हो गई है, जो नियत मानक है उससे कम है, तो ऐसे पेशेंट को आपको पैरास्टामोल देने से बचना चाहिए। दोनों परेशानी हो जाती है, लिवर भी खराब होगा और साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होंगे। WBC मतलब WBC की संख्या कम हो जाती है, इसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। और आपको पता है ना कि WBC कितना महत्वपूर्ण है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए WBC का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब उसकी भी एक जो मानक संख्या है वो होना चाहिए लोगों में, नहीं तो वो भी कम हो जाएगा तो पेशेंट को और भी कोई दूसरा इन्फेक्टियस डिजीज होने की संभावना रहेगी और वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। तो ऐसा पैरास्टामोल के ओवरडोज या फिर उसके लंबे समय के उपयोग से हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनावश्यक पैरास्टामोल का उपयोग नहीं करें। इसके अलावा पैरास्टामोल लेने से हृदय गति बढ़ जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, पेट खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कभी-कभी चकत्ते निकल आते हैं और पेशेंट का मुंह उसको रेस आ जाता है, कभी-कभी उसके होंठ फूल जाते हैं रिएक्शन करके। तो ये तमाम तरह के एक जो आशंकाएं हैं वो पैरास्टामोल के अनावश्यक यूज से भी होते देखा गया है। साइड इफ़ेक्ट और भी बहुत हैं, मतलब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मुख्य हैं वो हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए कुछ पूछने के लिए, या फिर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने अभी वीडियो बनाना शुरू किया है तो मुझे लगता है आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। जय हिंद।